बच्चों, स्वागत है आपका भूगोल की क्लास में। मैं आकांक्षा सोनकर, भूगोल प्रवक्ता, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज छोटी जुबली लखनऊ से। बच्चों, आज हम क्लास 12 की भूगोल पढ़ेंगे। आपकी जो किताब है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, आज हम इसका तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, जनसंख्या संगठन, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। लेकिन बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आइए क्विक रिविजन करते हैं कि इसके पिछले चैप्टर में हमने किन किन चीजों के बारे में पढ़ा। आपका दूसरा अध्याय था विश्व जनसंख्या। इसमें बच्चों हमने विश्व जनसंख्या के वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में पढ़ा। इसमें विश्व जनसंख्या वितरण के प्रारूप के बारे में हमने जाना। कौन से कारक हैं जो आपकी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े, जैसे जनसंख्या घनत्व एवं इसका सूत्र, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि दर से आप क्या समझते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। आपकी अति महत्वपूर्ण जनांकीय संक्रमण संकल्पना के बारे में हमने पढ़ा। जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव और बढ़ती जनसंख्या को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, इसके उपायों के बारे में भी हमने अध्ययन किया। और सबसे लास्ट में थॉमस माल्थस के सिद्धांत के बारे में बच्चों हमने जाना। तो आइए बच्चों, हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है जनसंख्या संगठन। इसमें वे सारी चीजें जो मिलकर आपकी जनसंख्या की रचना करती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज हमारे मुख्य चर्चा के बिंदु कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लिंग संगठन की। आयु संरचना एवं आयु लिंग पिरामिड के बारे में हम बात करेंगे। इसके अंदर आपकी विस्तारित होती जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या, ह्रासमान जनसंख्या आ जाती है। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे ग्रामीण नगरीय संगठन के बारे में। फिर हम बात करेंगे साक्षरता के ऊपर, और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे व्यवसायिक संरचना के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें आप बहुत सारी नई चीजों के बारे में जानेंगे। लिंग संगठन, जिसे आप कहते हैं सेक्स कॉम्पोजिशन। बच्चों, किसी भी देश में विविध प्रकार के लोग पाए जाते हैं और हर मनुष्य अपने आप में अद्वितीय है, अपने आप में वो अलग है। तो बच्चों, किसी भी देश की जनसंख्या को हम आयु, लिंग और निवास स्थान के आधार पर पृथक कर सकते हैं। कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं, जैसे शिक्षा, व्यवसाय, जीवन प्रत्याशा। इनके आधार पर भी हम जनसंख्या को अलग कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे लिंग संगठन की। अब बच्चों, किसी भी देश में पुरुष और महिलाओं की जो संख्या है, ये एक महत्वपूर्ण जनांकीय विशेषता होती है। तो जनसंख्या में पुरुष और महिला की संख्या के बीच के अनुपात को हम लिंग अनुपात कहते हैं, सेक्स रेशियो। विश्व के कुछ देशों में लिंग अनुपात को बच्चों इस सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। लिंग अनुपात बराबर पुरुषों की जनसंख्या डिवाइडेड बाय स्त्रियों की जनसंख्या मल्टीप्लाइड बाय 1000, या फिर प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। लेकिन हमारे भारत में हम लिंग अनुपात को जिस सूत्र से पता लगाते हैं वो है स्त्रियों की जनसंख्या डिवाइडेड बाय पुरुषों की जनसंख्या मल्टीप्लाइड बाय 1000। यहाँ पर बच्चों हम स्त्रियों की जनसंख्या को ऊपर रखते हैं क्योंकि भारत में स्त्रियों की संख्या कम है, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। अब बच्चों आप देखेंगे कि लिंग अनुपात किसी भी देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में हमें सूचना प्रदान करती है। इसमें जो औरतों की स्थिति है किसी भी देश में, हमें उसके बारे में पता लगता है। यदि किसी प्रदेश में लिंग भेदभाव अनियंत्रित है तो वहां महिलाओं के लिए लिंग अनुपात प्रतिकूल माना जाता है। ऐसे प्रदेशों में बच्चों डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा जिसे हम कहते हैं, स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या का प्रचलन हो सकता है। और इसका एक कारण ये भी है कि इन प्रदेशों में जो औरतों का सामाजिक स्तर है, आर्थिक स्तर है, ये निम्न हो सकता है। मगर बच्चों, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यदि आपकी जनसंख्या में महिलाओं की संख्या अधिक है तो वहां पर महिलाओं का स्तर बेहतर होगा।
ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर जो आपका पुरुष वर्ग है ये रोजगार की तलाश में अन्य क्षेत्रों में प्रवास कर गया। अब बच्चों बात करते हैं कि हमारी जो विश्व की जनसंख्या है इसका औसत लिंग अनुपात कितना है। प्रति 100 स्त्रियों पर आपको 102 पुरुष मिलेंगे। पूरे विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात है लाटविया का, जो कि यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। यहाँ आपको प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष मिलेंगे। और निम्नतम लिंग अनुपात है यूनाइटेड अरब अमीरात का, जो कि आपके एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। यहाँ आपको प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक सूची जारी की थी जिसमें उन्होंने बताया कि 139 कंट्रीज में महिलाओं के लिए लिंग अनुपात अनुकूल है और 72 कंट्रीज में महिलाओं के लिए लिंग अनुपात प्रतिकूल है। एशिया में आपका लिंग अनुपात निम्न है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन जैसे देशों में लिंग अनुपात बच्चों और भी निम्न है। दूसरे हाथ पर आप देखेंगे कि रूस समेत जो आपके यूरोप का एक बड़ा भाग है, यहाँ आप पुरुषों की अल्प संख्या पाएंगे। यहाँ पर पुरुष कम संख्या में है। तो अधिकांश जो यूरोप के देश हैं, यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों की पुरुष की जो जनसंख्या है वो कम है महिलाओं की तुलना में। यहाँ महिलाएं ज्यादा हैं क्योंकि जो महिलाएं हैं वो गांव से नगर की ओर आई काम की तलाश में, क्योंकि यहाँ बेहतर रोजगार है इनके लिए। ठीक है, यहाँ पर बेहतर सुविधाएं हैं, यहाँ इनको बेहतर आर्थिक और सामाजिक स्तर मिलता है। तो यहाँ पर आप महिलाओं की जो संख्या है वो अधिक पाएंगे पुरुषों की तुलना में। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वर्ल्ड का मैप लगा हुआ है। इस वर्ल्ड मैप के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि विश्व के किन देशों में उच्च लिंग अनुपात है, कहां पर निम्न लिंग अनुपात है और कौन से ऐसे देश हैं जहां पुरुषों और महिलाओं की संख्या लगभग समान है या बराबर है। तो बच्चों सबसे पहले आप देखेंगे कि इस मैप में 3 रंगों का प्रयोग किया गया है, गुलाबी, नीला और हरा। सबसे पहले हम बात करेंगे उन देशों की जो गुलाबी रंग से हैं। बच्चों इसमें आपके एशिया के अधिकांश देश आ जाते हैं, जैसे भारत, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब। फिर इसमें आपके अफ्रीका के कुछ देश आ जाते हैं, आपका ग्रीनलैंड आ जाता है। ये वो देश हैं बच्चों जहां पर लिंग अनुपात निम्न है। अब इसके बाद हम बात करेंगे उन देशों की जो नीले रंग से आपको दिखाए जा रहे हैं। बच्चों ये वो देश हैं जहां पर लिंग अनुपात उच्च है। इसमें बच्चों आपका जापान आ जाता है, रूस समेत आपके यूरोप के देश आ जाते हैं, उधर आपका उत्तरी अमेरिका आ जाता है, फिर आपके दक्षिणी अमेरिका के कई देश आ जाते हैं, इधर आपके अफ्रीका में भी कुछ देश आ जाते हैं। तो बच्चों ये वो देश है जहां पर आपका लिंग अनुपात उच्च है। अब हम आएंगे ग्रीन कलर पे। बच्चों ये वो देश है जहां पर महिलाओं और पुरुषों की संख्या लगभग बराबर है। इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, उधर यूरोप में आप देखेंगे कि आपका स्वीडन देश आ जाता है, अफ्रीका के कुछ देश आ जाते हैं, दक्षिण अमेरिका का कुछ देश आ जाता है इसमें, जैसे पेरू और बोलिविया। तो बच्चों ये वो देश है जहां पर पुरुष और महिलाएं इनकी, तो बच्चों ये वो देश है जहां पर पुरुष और महिलाओं की संख्या लगभग बराबर है। आइए बच्चों अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आयु संरचना। आयु संरचना से आप क्या समझते हैं? विभिन्न आयु वर्गों में जो लोगों की संख्या है इसे हम कहते हैं आयु संरचना। जैसा कि लिखा है, आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। जनसंख्या संगठन का ये एक महत्वपूर्ण सूचक है। अब बच्चों इसके अंदर आप देखेंगे कि जो आपके 0 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के आयु वर्ग की जनसंख्या है,
ये आपकी आश्रित जनसंख्या है, इसमें आपके बच्चे आते हैं। ये आश्रित है, निर्भर है अपने माता पिता पर अपने रिसोर्सेस के लिए, ये अभी पढ़ाई करते हैं। फिर आता है आपका 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच का आयु वर्ग। ये बच्चों आपकी कार्यशील जनसंख्या है, ये काम करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, टैक्सेस पे करते हैं। तो 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच की ये जो विशाल जनसंख्या है, ये आपकी कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। फिर आता है आपका 60 वर्ष और इसके ऊपर का आयु वर्ग, जो आपकी वृद्ध जनसंख्या कहलाता है। ये अपनी स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं पर बच्चों अधिक खर्च करने की आवश्यकता इन्हें पड़ती है। तो यदि किसी देश में युवा जनसंख्या का अनुपात ज्यादा है, तो इसका अर्थ यह है कि वहां पर जनता अधिक है और जनसंख्या युवा है। तो ये है बच्चों आपकी आयु संरचना। अब इसके बाद हम बात करेंगे आयु लिंग पिरामिड की। अब आयु लिंग पिरामिड से आप क्या समझते हैं? इसमें हम विभिन्न आयु वर्गों में महिलाओं और पुरुषों की संख्या को ज्ञात करते हैं। इसमें हम पिरामिड की रचना करते हैं। जो पिरामिड का आकार है, ये हमें जनसंख्या की विशेषताओं के बारे में बताता है। जैसा कि लिखा है, इसका प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। जनसंख्या पिरामिड के विभिन्न प्रकार हैं बच्चों, लेकिन ये विभिन्न प्रकार जानने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखनी है। आइए देखते हैं क्या है। बच्चों, जब हम आयु लिंग पिरामिड की रचना करते हैं, तो इसमें जो आपका एक्स एक्सिस है, यहां पर आप कुल जनसंख्या का प्रतिशत दिखाते हैं। आपके वाई एक्सिस पर आयु वर्ग वर्ष आ जाता है, जो आपका एज ग्रुप है, जैसे 0 से 4 वर्ष, 5 से 9 वर्ष, 10 से 15 वर्ष, इस तरह से। अब बच्चों, जो बात आप लोगों को अच्छे से जाननी है वो ये है कि जो आपका दायां भाग है वो महिलाओं के प्रतिशत को इंगित करता है, और जो आपका बायां भाग है वो पुरुषों के प्रतिशत को इंगित करता है। तो जो आपका दायां भाग है, यहाँ पर हम महिलाओं की संख्या को प्रतिशत में दिखाते हैं, और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें हम पुरुषों की संख्या को प्रतिशत में दिखाते हैं। बच्चों, ये चीज आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। अब बच्चों, 3 प्रकार के लिंग पिरामिड हैं, आयु लिंग पिरामिड हैं, जिसे हम जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। सबसे पहले विस्तारित होती जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या, ह्रासमान जनसंख्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे विस्तारित होती जनसंख्या के बारे में। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड है। जैसा कि लिखा है, नाइजीरिया के आयु लिंग पिरामिड में उच्च जन्म के कारण निम्न आयु वर्गों में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैंने जैसे कि अभी आपको बताया, ये नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड है। ये एक विस्तृत आकार का त्रिभुज आकार का पिरामिड है, ये एक ट्रायंगल शेप का पिरामिड है। ये अर्ध विकसित देशों का प्रतिरूप है। अब यहाँ पर देखिए, आप क्या देखते हैं, यहाँ पर जो आपकी जन्म दर है ये उच्च है। जो बच्चों इसमें आपके निम्न आयु वर्ग हैं, निम्न आयु वर्गों में आप ज्यादा जनसंख्या पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके जो निम्न आयु वर्ग हैं, इनमें ज्यादा जनसंख्या है। अब बच्चों, यहाँ पर जो आपकी मृत्यु दर है ये भी उच्च है। तो जब हम इसमें 60 वर्ष और इसके ऊपर का आयु वर्ग देखेंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें जो वृद्ध जनसंख्या है ये कम है, जो क्या दर्शाता है कि आपका मृत्यु दर उच्च है। तो बच्चों, ये है आपका नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड। इसमें आपकी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च रहती हैं। आपको याद होगा, जनांकीय संक्रमण संकल्पना की पहली अवस्था ये उसी को दर्शाती है। बच्चों, जब हम बांग्लादेश और मेक्सिको का आयु लिंग पिरामिड बनाएंगे, तो वो भी कुछ इसी तरह से बनकर आएगा।
तो ये है आपका विस्तारित होती जनसंख्या, जिसमें आपकी निम्न आयु वर्गों में जनसंख्या बढ़ रही है, एक्सपैंड हो रही है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे स्थिर जनसंख्या की। बच्चों, ये आपका ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंक पिरामिड है। इसकी खास बात यह है कि जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये एक बेल के शेप का है, घंटे के आकार का है। आप देखेंगे कि शीर्ष की ओर ये शुंडाकार हो जाता है, शंखाकार हो जाता है। यहां पर आप बच्चों देखेंगे कि जो आपकी जन्म दर है और मृत्यु दर है, ये लगभग समान है, जिस कारण से आपकी जो जनसंख्या है वो स्थिर हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो बच्चों, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंक पिरामिड। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्रासमान जनसंख्या की। अब बच्चों, ये जो आयु लिंक पिरामिड है, ये आपके जापान का आयु लिंक पिरामिड है। अब इसमें आप देखेंगे बच्चों, ये जो बेस है आपका, जो आधार है, ये कैसा है? संकीर्ण है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो आपकी जन्म दर है ये निम्न है, और आप शीर्ष देखेंगे कैसा है? शुंडाकार है। तो यहाँ पर जो बच्चों आपकी जन्म दर है वो निम्न है, साथ ही साथ जो आपकी मृत्यु दर है वो भी निम्न है। अब जब आप वृद्ध जनसंख्या को देखेंगे, जो आपकी 60 वर्ष और इसके ऊपर की जनसंख्या है, इसमें आप देखेंगे कि आपके बूढ़े लोग अधिक हैं, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज बच्चों बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जन्म दर और आपकी मृत्यु दर ये दोनों निम्न है। अब यहाँ पर क्योंकि आपकी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न है, तो आपकी जो जनसंख्या वृद्धि है ये शून्य रहती है या फिर ऋणात्मक रहती है। यहाँ जनसंख्या घटने लगती है। तो बच्चों, ये है आपका ह्रासमान जनसंख्या। अब बच्चों आता है आपका ग्रामीण नगरीय संगठन। इसके बारे में बात करने से पहले आइए हम जानते हैं कि वृद्ध होती जनसंख्या से आपका क्या मतलब है। बच्चों, इसमें आपकी बुजुर्ग जनसंख्या आती है। जब बुजुर्ग जनसंख्या का हिस्सा अनुपात की दृष्टि से बढ़ जाता है तो हम उसे कहते हैं वृद्ध होती जनसंख्या। अधिकांश विकसित देशों में आप देखेंगे कि वृद्ध जनसंख्या ज्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन देशों में जीवन प्रत्याशा अच्छी है, यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पर जन्म दर में ह्रास होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बच्चों की संख्या है ये कम होती है। तो ये है आपकी वृद्ध होती जनसंख्या। अब बच्चों, हम बात करेंगे ग्रामीण नगरीय संगठन की। जैसा कि लिखा है, जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय विभाजन आवश्यक है, क्योंकि ग्रामीण और नगरीय जीवन आजीविका और सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। बच्चों, जनसंख्या में ग्रामीण और नगरीय विभाजन हम निवास स्थान के आधार पर करते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि गांव और नगर में जो जीवन आजीविका है, जो कमाई का जरिया है, जो इनका काम है और जो सामाजिक स्तर है, ये एक दूसरे से भिन्न है। गांव में लोग प्राथमिक क्रियाएं करते हैं, जिसमें आपका कृषि आ जाता है, मत्स्य पालन, खनन, आखेट जैसे काम इसके अंदर आ जाते हैं। नगरों में गैर प्राथमिक क्रियाएं आती हैं, जिसके अंदर आपका विनिर्माण उद्योग आ जाता है, परिवहन व्यापार आ जाता है, संचार आ जाता है। ये सारी सेवाएं आपकी गैर प्राथमिक क्रियाओं में आ जाती हैं, जो नगरों में होती हैं। अब बच्चों, मैं कोशिश करती हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा पाऊं, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे विकसित देश और विकासशील देशों की। आप देखेंगे कि जो विकसित देश हैं, इनमें जो ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात है ये विपरीत है विकासशील देशों के ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात से। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं विकसित देश की। बच्चों, विकसित देश में आपका न्यूजीलैंड आ जाता है, फिनलैंड आ जाता है, कनाडा आ जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश आ जाते हैं। तो यहाँ पर आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि गांव में क्या स्थिति है। जो आपका ग्रामीण क्षेत्र है, पहले हम इसे देखते हैं। विकसित देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे कि पुरुष जनसंख्या ज्यादा है महिलाओं की तुलना में।
तो यहाँ आपको मेल्स ज्यादा मिलेंगे फीमेल्स से। और यहाँ का जो नगरीय क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्रों में आपको महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा मिलेगी पुरुषों की तुलना में। तो यहाँ आपकी फीमेल्स ज्यादा है मेल्स से। अब हम बात करेंगे विकासशील देशों की। विकासशील देशों की, इसके अंदर बच्चों आपका भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आ जाते हैं। अफ्रीका का आपका जिम्बाब्वे देश आ जाता है। यहां सबसे पहले हम ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं। यहाँ गांव में बच्चों आपकी महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा है पुरुषों की तुलना में, यानी कि फीमेल्स ज्यादा हैं मेल्स से। अब हम आते हैं नगरीय क्षेत्र में। नगरों में आपकी पुरुषों की जनसंख्या ज्यादा है महिलाओं की तुलना में, यानी मेल्स ज्यादा है फीमेल से। अब बच्चों आप विकसित देशों और विकासशील देशों में जो ग्रामीण नगरीय लिंग अनुपात है, इसमें आप भेद कर पाएंगे। विकसित देशों का जो गांव का एरिया है, यहाँ आपको पुरुष जनसंख्या ज्यादा मिलती है। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ जो फार्मिंग है वो हाईली मैकेनाइज्ड है। खेतों की कृषि का काम मशीनों द्वारा किया जाता है जो पुरुष वर्ग करते हैं, इसीलिए यहाँ आपको गांव में पुरुष जनसंख्या ज्यादा मिलती है। नगरों में आपको फीमेल्स ज्यादा मिलेंगी। क्यों? क्योंकि महिलाएं गांव से नगर की ओर रोजगार की तलाश में आती हैं। यहाँ उनके लिए ज्यादा बेहतर सुविधाएं हैं। यहाँ उनका आर्थिक और सामाजिक स्तर और बेहतर हो जाता है। तो यहाँ आप नगरों में महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा पाएंगे पुरुषों की तुलना में। अब जब हम बात करते हैं विकासशील देशों में, तो यहाँ आप देखेंगे कि गांव में महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो खेती बाड़ी का काम करती हैं, कृषि से संबंधित सारे कार्य अधिकतर महिलाएं करती हैं। विकासशील देशों में नगरों में आप देखेंगे कि पुरुष जनसंख्या ज्यादा है महिलाओं की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर जो पुरुष हैं वो गांव से नगर की ओर आते हैं रोजगार की तलाश में। अब विकासशील देशों में आप देखेंगे बच्चों के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो महिलाओं को गांव से नगर की ओर आने से रोकते हैं। सबसे पहले तो बच्चों आवास की दिक्कत है, आवास महंगा है, महिला सुरक्षा में कमी है, फिर पर्याप्त रोजगार भी नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पर महिलाओं को गांव से नगर की ओर आने से रोक देते हैं। अब बच्चों इसी चीज को हम इस ग्राफ के थ्रू और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं। बच्चों इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे अलग अलग देश हैं, वाई एक्सिस पे प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की जनसंख्या आपको पता चलती है। फिर आप देख रहे हैं कि हर देश में अलग अलग बार्स बने हैं। हर देश में 2 बार्स बने हैं। एक बार जो डैश डैश से बना हुआ है वो आपका ग्रामीण क्षेत्र दर्शाता है, और जो आपका चेक्स वाला बार है ये आपका नगरीय क्षेत्र दर्शाता है। तो जब हम बात करते हैं विकसित देशों की, जिसमें आपका फिनलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड आ जाता है, तो इसमें आप देखेंगे बच्चों की जो आपका गांव का क्षेत्र है, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो महिलाओं की जनसंख्या है ये कम है। और फिनलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड जैसे देशों में नगरों में आप देखेंगे कि आपकी महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा है। अब हम बात करेंगे विकासशील देशों की, जिसमें आपका जिम्बाब्वे आता है, नेपाल आ जाता है। यहाँ बच्चों जब आप गांव का एरिया देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि गांव में महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा है और नगरों में महिलाओं की जनसंख्या कम है। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ग्रामीण नगरीय संगठन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम बात करेंगे व्यवसायिक संरचना के बारे में। इसमें आप देखेंगे कि जो आपकी जनसंख्या का 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच का आयु वर्ग है, जो कार्यशील जनसंख्या में आता है, ये 4 तरीके की क्रियाओं में संलग्न रहता है। प्राथमिक क्रिया में आपका कृषि, खनन, आखेट, मत्स्य पालन, लकड़ी काटने जैसे कार्य आ जाते हैं।
वित्तीय क्रिया में आपका विनिर्माण उद्योग आ जाता है, जिसमें आप कच्चे माल से फिनिश्ड गुड तैयार करते हैं। तमाम कारखाने जो खिलौने बनाते हैं, कार्स बनाते हैं। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ जाती है जो सूत के कपड़े बनाती है। वित्तीय क्रियाओं में आपका परिवहन, व्यापार, संचार संबंधित सेवाएं आ जाती हैं। चतुर्थ क्रियाओं में बच्चों आपका रिसर्च, सूचना और इसमें आपका प्रौद्योगिकी आ जाता है। ठीक है, अब बच्चों आप देखेंगे कि जो आपकी विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं वहां पर जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात द्वितीय, तृतीय और चतुर्थीय क्रियाओं में संलग्न रहता है। दूसरी ओर जो आपकी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं यहाँ पर जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात प्राथमिक क्रिया में संलग्न रहता है। जैसा कि बच्चों लिखा है, कार्यशील जनसंख्या का अनुपात किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास का अच्छा सूचक होता है। तो बच्चों ये है आपका व्यवसायिक संरचना। इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। आज हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में सीखा। सबसे पहले हमने बात करी लिंग संगठन, लिंग अनुपात की, फिर आयु संरचना, आयु लिंग पिरामिड, 3 प्रकार के आपके जनसंख्या पिरामिड होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। ग्रामीण नगरीय संगठन के बारे में जाना, वृद्ध होती जनसंख्या के बारे में जाना, साक्षरता क्या होती है और आपकी व्यवसायिक संरचना। इन टॉपिक से आज हमने खुल के बात करी। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको समझ में आया हो कि मैंने जो भी पढ़ाया है।